जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में मेन टॉपिक जो आज हमारा रहेगा तो वो रहेगा शाह बानो केस का, क्योंकि अभी हमको काफ़ी दिन पहले आपने सुना होगा कि 3 तलाक का मुद्दा उठा था। तो वो 3 तलाक का मुद्दा किस अनुच्छेद के तहत आता है, ठीक, कि उसमें ये बोला गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है किसी के बनाए गए कानून से, अगर मान लीजिए किसी ने कोई कानून बनाया और उस कानून से आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको शून्य कर देंगे, निरस्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि 3 तलाक का मुद्दा था क्या, और क्या ये 3 तलाक का मुद्दा जो शायरा बानो केस गया था, पहला केस था? नहीं, इससे पहले भी एक केस गया था, आज से 34 साल पहले, ठीक। तो उस पर पूरी चर्चा करेंगे। पहले मौलिक अधिकार को समझ के चलिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है, ठीक। भाग 3 में कल भी हमने बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं, ठीक। 12 से 35 के मध्य में है, ठीक। ये आपको इतना कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। कहाँ से कहाँ? 12 से 35 के मध्य। इतना क्लियर है? उसके बाद में कहा जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 या मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक। ये कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? भाग 3 मौलिक अधिकार। मूल रूप से इसमें कितने थे, कितने मौलिक अधिकार आपको प्रदत्त किए गए थे? तो मूल रूप से इसमें 7 मौलिक अधिकार आपको प्रदत्त किए गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा आया कि संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटाना पड़ा। उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटाना पड़ा, तो वर्तमान में हमारे पास कितने रह गए? 6 मौलिक अधिकार रह गए। हटाया कौन सा गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया और इसको 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इतना आपका चैप्टर क्लियर है। उसके बाद में पूछा जाता है कि कानून बनाने का जो काम है वो किसका है? तो कानून बनाने का काम संसद का है, ठीक। इतनी आपकी बेसिक जानकारी, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि कई बच्चों ने हमसे पूछा पिछली बार क्लास में कि सर अनुच्छेद 13 और 12 नहीं कभी पढ़ाया गया, 14 से ही स्टार्ट हो जाता है, 12 और 13 में क्या है? तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 12 जो है उसमें परिभाषा दी गई है किसकी? राज्य शब्द की। ये जो राज्य शब्द है STATE, स्टेट, बोला ये गया है कि जैसे संविधान की भाषा अलग है, तो संविधान ने अपनी भाषा में राज्य किसी स्टेट को नहीं कहा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, या मध्य प्रदेश, इसको राज्य नहीं बोला। उसने बोला विभाग को। कौन सा विभाग? जैसे कोई राजस्व विभाग है, ठीक, विद्युत विभाग है, ठीक, और चिकित्सा विभाग है। तो संविधान में इनको राज्य बोला गया कि राज्य इन्हें बोला जाएगा। तो इसमें परिभाषा राज्य की दी गई है कि राज्य किसे कहा जाएगा। इसमें बोला गया जैसे कि भारत सरकार, उसको राज्य बोल सकते हैं, संसद को भी राज्य बोल सकते हैं, प्रत्येक राज्य की सरकार जो है उसको भी, प्रत्येक राज्य की सरकार उसको भी राज्य ही बोलेंगे, एवं विधानमंडल उसको भी राज्य कह सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी जो हैं वो भी राज्य के ही अंतर्गत आएंगे। प्राधिकारी कौन? जैसे तुम्हारा SDO हो गया, DCO हो गया, EO हो गया, ऐसे अधिकारी है ना, BDO वगैरह, तो ये सब किस में आएंगे? राज्य के अधीन आएंगे, ठीक। और इसमें बोला क्या गया है कि अगर राज्य अपने यहाँ पर कोई भी ऐसा कानून बना दे, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 13 है, 12 में आपको राज्य की परिभाषा दे दी गई, लेकिन अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, जो कि अनुच्छेद 13 में दर्शाई गई हैं। मतलब कि जो अनुच्छेद 13 है ये साफ साफ कहता है क्या? कि अगर राजस्व विभाग, संविधान की भाषा में राज्य, विद्युत विभाग,
चिकित्सा विभाग, ठीक, या कोई भी ऐसा विभाग या पशुपालन विभाग अपने राज्य में, मतलब अपने विभाग में ऐसा कोई कानून अगर बनाता है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का स्वतंत्रता, इनमें से ए टू जेड निजता का अधिकार, कोई भी आपका मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा आदेश है कि वो उसको शून्य घोषित कर देगा। तो यही कहा गया है अनुच्छेद 13 में कि राज्य अपने यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो किसी के क्या नाम मौलिक अधिकार को प्रभावित करता हो। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा अनुच्छेद 13। समझ में आ गया नहीं आया इतना? तो अनुच्छेद 12 परिभाषा देता है कि राज्य किसे बोला जाएगा, और अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों में ऐसे राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो। ठीक, उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है, जैसे मान लीजिए निजता आपका अधिकार है, कोई आपका फ़ोन छेड़ रहा है, आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके निजीकरण के साथ, जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत जानकारी के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत आप कहीं पर एकांतवास आपको अच्छा लगता है, आप वहाँ पर बैठे हुए हो, कोई आया आपके साथ बदतमीजी करने लगा, माने कि कोई भी जो मौलिक अधिकार आपके हैं वो नैसर्गिक होते हैं, वो तो जैसे आदमी जन्म लेता है उसको मिल जाते हैं मौलिक अधिकार। वे अधिकार होते हैं जिन पर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं चलता। भाई जीवन जीना आपका अधिकार, स्वच्छ पानी पीना आपका अधिकार, खुली वायु में जीना आपका अधिकार, पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण में रहना, प्रदूषण रहित पर्यावरण में रहना आपका अधिकार, ध्वनि प्रदूषण रहित रहना आपका अधिकार, ठीक, प्राथमिक चिकित्सा आपका अधिकार, अपने मन की शादी आपका अधिकार। तो ये सारे आपके अधिकार हैं। अगर इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, कोई भी आपके अधिकार को ठेस पहुंचाता है, तो अनुच्छेद 226 से कहता है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, या फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। समझ में आ गया? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? पहले हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कितना बोला गया? अनुच्छेद 13 फर्स्ट, अनुच्छेद 13 फर्स्ट कहता है ऐसा कानून जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देगा। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के देखें तो 3 तलाक का मुद्दा, अब बात समझने की है। जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा जो था तो वो क्यों गरमाया था? 3 तलाक वाला मुद्दा इसलिए गरमाया था क्योंकि उसमें सायरा बानो ने केस कर दिया था। और क्या सायरा बानो पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जिनके साथ अन्याय हुआ था? ऐसा नहीं है। आज से 34 साल पहले 1985 में एक थी शाह बानो, ठीक, तो उन्होंने शाह बानो ने शादी की थी, और उस समय इंदौर के एक बहुत बड़े वकील थे मोहम्मद अहमद खान, बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने 1975 में इनसे शादी की, शाह बानो से, और 45 साल तक लगभग इनके साथ, लगभग 45 साल के समथिंग रहे, जीवन यापन इनका चलता रहा, 5 बच्चे भी थे। अकस्मात उन्होंने क्या किया, उनको अपने घर से निकाल दिया। किसको? शाह बानो को घर से निकाल दिया। अब आप सोचिए कि किसी के पास 5 बच्चे हैं और उस लेडीज़ को घर से निकाला गया है। बात को समझते चलना, उस महिला को घर से निकाल दिया गया है, वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? तो जब ये इस तरीके की घिनौनी हरकत की अहमद खान ने, तब काफ़ी लोगों ने इनके मतलब समर्थन में खड़े हुए। किसके? शाह बानो के। शाह बानो के समर्थन में खड़े होते ही इन्होंने एक काम किया, इद्दत की मुद्दत एक शब्द होता है, इद्दत की मुद्दत। इद्दत की मुद्दत का मतलब ये होता है, अगर किसी महिला को, मुस्लिम में अगर किसी महिला को उसके पति ने डाइवोर्स दिया है, तलाक दिया है, तो 3 माह तक उसका पति उसको खर्चा वर्चा दे सकता है, और 3 माह में वो महिला किसी के साथ दूसरी शादी कर सकती है। ठीक, इतना बोला गया। तो इद्दत की मुद्दत के तहत 3 माह तक तो आप खर्चा दे सकते हो, लेकिन अगर महिला गर्भ से है, प्रेग्नेंट है, तब जब तक उस महिला का मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे देती,
तब तक आपको उसको जीवन यापन मतलब खर्चा देना पड़ेगा उसके जीवन यापन के लिए। तो ये इद्दत की मुद्दत में बोला गया। इद्दत की मुद्दत में बोलने के बाद में मजिस्ट्रेट से लेकर के हाई कोर्ट तक जितने भी थे सभी ने फैसला किसके समर्थन में दिया? शाहबानो के समर्थन में। जब शाहबानो के समर्थन में फैसला आ गया तो महोदय वकील साहब जो इनके पति थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट के वकील उस टाइम थे, नए नए निर्वाचित हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, वाई.बी. चंद्रचूड़। तो उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उस ऐतिहासिक फैसले में उन्होंने कहा कि आपको 170 रुपये के समथिंग या शायद 270 रुपये, हाँ 179 रुपये, 179 रुपये आपको इनको प्रतिमाह देने होंगे, 179.20 खाने खर्चे के लिए। और किसी भी महिला को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, डाइवोर्स देने के बाद ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये उन्होंने बताया। तो यहाँ पर ये बात थी कि जो 3 तलाक था, तलाक बिद्दत, इसमें होता क्या था? इसमें आप किसी भी महिला को फ़ोन पे मैसेज करके बोल दो, मुस्लिम महिला जैसे है कि तलाक तलाक तलाक, खत्म। व्हाट्सएप पे मैसेज तुमने कर दिया तलाक तलाक तलाक, खत्म। ये चलता था। तो इससे क्या होता था, मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और किसी मुस्लिम महिला ने आवाज़ ही नहीं उठाई। क्यों? हमारे इस्लाम में है, ज़िंदगी को नरक बनाना इस्लाम में लिखा हुआ है। ये खाली लोग मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। जो भी हो, इस पे ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे तो एक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लेगा। ठीक, तो हमें अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें समझनी है। तो तलाक 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 बोलना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। तो पहला केस कब उठा? 1985 में, शाहबानो का केस। इसमें हुआ क्या, इसमें राजीव गांधी की सरकार उस टाइम पे चल रही थी। राजीव गांधी को समर्थन करना चाहिए था शाहबानो का, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए किसके आगे? मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के आगे। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि किसी भी महिला को ऐसे तलाक नहीं दिया जा सकता और अगर तलाक दिया जाता है तो उसके जीवन यापन का, उसकी मतलब खाने पीने का खर्चा उसके पति को उठाना पड़ेगा, साथ में जो बच्चा है उसको उसका भी खर्चा देना पड़ेगा। इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो था वो एकदम तिलमिला गया। क्यों? इनकी दुकानें बंद होने जा रही थी। अब मान लीजिए पूरी आज़ादी किसको? पुरुष को। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मतलब हमें आज़ादी है, हम कह सकते हैं तलाक 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 जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसके लिए एक शब्द बनाया गया हलाला, रस्म होती है इनके लोगों में। हालांकि अपने लोगों में अगर देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक है, पता नहीं किस तरीके का कानून इनका लागू किया गया। तो उसमें जब हलाला होता था, हलाला पर वीडियो अलग से बना देंगे, आप लोगों को समझा देंगे। तो हलाला जो था वो तो समझ लीजिए जानवर से भी बदतर ज़िंदगी महिला की हो जाती थी। अब अगर मान लीजिए आपसे अधिकार छीन लिया जाए कि आप 3 बार शादी 4 बार नहीं कर सकते और आपके डीएनए में है, हम चाहे 1 करें चाहे 4 करें, आप मान बैठे हो हम तो पुरुष हैं, हम 20 कर लें, हमें तो हमारा इस्लाम आज़ादी देता है 6 करने के लिए, बराबर करने के लिए, हम क्यों माने? तो इससे इन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इतना विद्रोह किया, कुछ कहने के नहीं, विरोध किया, कुछ कहने के नहीं, बहुत विरोध प्रदर्शन किया। उस विरोध प्रदर्शन के आगे राजीव गांधी सरकार ने क्या किया? घुटने टेक दिए। और उनके घुटने टेकने के बाद में उनके एक मंत्रिमंडल के नाम नहीं लेंगे, मंत्रिमंडल के थे वो भी इस्लाम धर्म के ही थे, उन्होंने मंत्रिपरिषद से तो इस्तीफ़ा दिया ही दिया, साथ में क्या किया? अपनी जो प्रमुख सदस्यता थी कांग्रेस से उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया। और इसके आगे राजीव गांधी ने अपने घुटने टेक दिए। एक औरत की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा उनके लिए उस समय उनकी सरकार हो गई थी। अंत में होता क्या है कि शाहबानो वही महिला जो 5 बच्चों की माँ थी, अंत में उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो जाती है और कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है।
क्योंकि वो महिला केस जीत करके भी हार चुकी थी। ये पहला केस हुआ था उस टाइम पे 1985 में, जब शाह बानो ने हिम्मत करके इस केस किया था। और उसके बाद दूसरा केस, पहली शाह बानो, दूसरा केस शायरा बानो का अभी आया। तो शाह बानो का केस हमने आपको समझा दिया है, शायरा बानो वाला केस हम आपको कल समझाएंगे। और उसी केस के आगे हम बढ़ कर के देखेंगे कि 3 तलाक है क्या। इसी में अगर हो सका तो कल अलग से वीडियो ना बनाकर हलाला को भी आपको समझा देंगे, ठीक। और 3 तलाक क्या था, कैसे नहीं, तलाक कौन कौन सी थी, तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बिद्दत, ये 3 टाइप की तलाक थी। किसको हटाया गया, तो तलाक बिद्दत को हटा दिया गया है। तलाक हसन, तलाक हसन अभी नहीं हटाई गई है, ठीक, याद रखना। शाह बानो वाला केस आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो बैक में गलतियां हुई हैं आज सामने आ रही हैं। सरकार ने जो बैक में गलतियां की वो आज सामने आ रही हैं उसके हैं, या आज की जो सरकार है जो गलतियां आज कर रही है, इसका खामियाजा आज नहीं, आने वाले कल, आने वाले समय में इसको भुगतना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि बीजेपी को अगर देखा जाए तो लगभग 19 साल के बाद वापस आई है सत्ता में। आपको पता नहीं होगा, काफ़ी साल, आज से 18 से 19 साल पहले मायावती की सरकार बनी थी, और वो सरकार अपने खुद के ऊपर से नहीं, मतलब अपने पर सारे वोट उनके नहीं थे, समर्थन से बनी थी। यहाँ पर जैसे जैसे बीजेपी सत्ता में है, सारी सीटें उसकी हैं, समर्थन किसी का नहीं। लेकिन बसपा जब बनी थी तो समर्थन से बनी थी बीजेपी के। और उस समय पर मायावती ने एक किसी विश्वविद्यालय का, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर था वो विद्यालय, उनका शिलान्यास जो हुआ था उस शिले को उखाड़ा, तो चंद्रशेखर जी के नाम का था। तो एक पत्रकार ने उनसे कहा कि महोदय, आप जिस शिला को उखाड़ रही हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर है। तो मायावती ने बहुत ही सत्तारूढ़ होकर के आंखें तरेर के उनसे कहा, कौन, वो आतंकवादी। चंद्रशेखर आज़ाद को तो आतंकवादी बोला गया। तो उनका बोला गया बात आज क्या है, निशान नहीं रह गया बसपा का कहीं पर। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में लिखा था, बहुत अच्छा लेख लिखा था कि बताओ कोई मुख्यमंत्री बीजेपी के समर्थन से होकर के, और बीजेपी जो वो झंडा लेकर के घुमा करते हैं ना, वही वाले बीजेपी वाले कुछ नहीं कर पाए। और इसको लेकर के एक हमारे यहाँ के कवि हैं हरिओम पवार जी, उन्होंने अरुण, उनसे क्या नाम, जो आडवाणी जी थे उनके पास गए और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वो भी कुछ नहीं बोले। वाजपेयी जी से कहा, वो भी कुछ नहीं बोले। सत्ता वो चीज़ है। तो यहाँ पर शाह बानो के साथ में जो हुआ, वो अगर चाहती तो उस समय की कांग्रेस सरकार उनको न्याय दिला सकती थी। उनका शायद उनको ब्रेन हेमरेज की बीमारी भी नहीं होती। हालांकि अंत तो सबका लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके का अंत अगर किसी की बीमारी, कैंसर, दुर्घटना से होता तो हमें नहीं लगता कि वो अच्छी मौत होती है। तो शाह बानो का केस आपने देख लिया। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि 3 तलाक को, ठीक, 3 तलाक, क्योंकि आपको पढ़ाई तो करनी है, साथ में जानकारियाँ भी होना चाहिए। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बातें चल रही हैं और 2 लोग अपने आप को बहुत विद्वान समझ रहे हैं, वो उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उसको नहीं, ये गलत है, ऐसा ऐसा सही है। आपका दायित्व बनता है, ताकि समाज में बहुत से गधे घूम रहे हैं, बहुत से ज्ञानी घूम रहे हैं। कैसे, फ्री में ज्ञानी बनने का मौका कोई छोड़ता नहीं। आप गधे से भी पूछ लो, वो भी उत्तर दे देगा। आप किसी से कुछ पूछ लो, हाँ, उत्तर मिलेगा आपको, भले कुछ ना पता हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। और तुम्हारा दायित्व बनता है कि अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में जहाँ तक तुम कर सकते हो जितना, कि अराजकता, व्यवधान उत्पन्न करने वालों को तो किनारे ही लगाते रहो। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है, नहीं ये गलत है, इस तरीके से नहीं होगा काम, ऐसे होगा, जो तुम बता रहे हो वो बात गलत है, वो ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, ये काम, ये आपका दायित्व है। और जब आपके जैसे लोग एक एक करके यहाँ पर करेंगे ना, तो सैकड़ों लोग आगे बढ़ने लगेंगे। कहते हैं कि एक एक करने से कुछ नहीं होता, एक के ही करने से होता है। गांधी जी तो अकेले ही चले थे ना, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल,
इनको पढ़ो, लेकिन हम तो कुछ और पढ़ने लगे आजकल, उल्टा सीधा है। तो जितना ज़्यादा तुम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ोगे, जितना ज़्यादा अपने संविधान के बारे में पढ़ोगे, जितना डीपली केस पढ़ोगे पुराने पुराने, उतना ज़्यादा ही तुमको रोमांच पैदा होगा। तुम देखोगे कि हम क्या हैं और बैक में क्या था, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इस वाले वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको नहीं मिला है वो लोग देख लेंगे। और कल जो वीडियो शूट होगा, कल की क्लास चलेगी आपकी शाहबानो की। आज सायरा बानो के बारे में बता दिया, तो पहला केस था 3 तलाक का, कल सायरा बानो के भी बारे में विस्तार से बता देंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।